गुड मॉर्निंग गाइस। चैप्टर बजटरी कंट्रोल हम करेंगे। इस चैप्टर का रिवीजन और इस चैप्टर में जो भी थियोरी के पॉइंट है उन सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के रिवीजन से। इस चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक दे रखे। फर्स्ट टॉपिक फ्लेक्सिबल बजट, सेकंड फंक्शनल बजट, थर्ड कैश बजट एंड फोर्थ रेशियो, बजट रेशियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्लेक्सिबल बजट से। एक्सपेंडिचर को अगर क्लासिफाई किया जाए तो एक्सपेंडिचर को हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेकंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस, थर्ड सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? वो सारे एक्सपेंसेस जो एक्टिविटी लेवल के सेम प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं। वो सारे एक्सपेंसेस जो एक्टिविटी लेवल के सेम प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं, हम उनको वेरिएबल एक्सपेंसेस कहते हैं। अगर एक्टिविटी लेवल डबल तो एक्सपेंसेस भी डबल, अगर एक्टिविटी लेवल हाफ तो एक्सपेंसेस भी हाफ, अगर एक्टिविटी लेवल जीरो तो एक्सपेंसेस भी जीरो। फॉर एग्जांपल मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस है। ये एक्टिविटी लेवल के सेम प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं, हम इनको कहते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। बट वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट सेम रहते हैं। अगर एक्टिविटी लेवल चेंज हो गई तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज हो जाएगी, बट पर यूनिट सेम रहेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज फिक्स्ड एक्सपेंसेस। वो सारे एक्सपेंसेस जो एक्टिविटी लेवल में चाहे कितना भी चेंज हो जाए, एक्सपेंसेस में चेंज नहीं होता। हर एक्टिविटी लेवल पर वो सेम रहते हैं। एक्टिविटी लेवल जीरो भी हो जाए तो भी एक्सपेंसेस आपको वैसे के वैसे पे करना होता है। उन सारे एक्सपेंडिचर को कहते हैं फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। जैसे रेंट का एक्सपेंडिचर, जैसे सैलरी का एक्सपेंडिचर, ये सारे क्या है? फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। थर्ड टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। वो सारे एक्सपेंसेस जिसका कुछ पोर्शन वेरिएबल होता है, कुछ पोर्शन फिक्स्ड होता है। जिसका कुछ पोर्शन वेरिएबल, कुछ पोर्शन फिक्स्ड, हम उनको कहते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस का कुछ वेरिएबल पोर्शन, कुछ फिक्स पोर्शन, हमें इनको अलग अलग करना होता है। वेरिएबल को अलग और फिक्स को अलग करना होता है। कैसे अलग अलग करते हैं, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। तीनों टाइप के एक्सपेंसेस को एक बार समझ लेते हैं, वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। वेरिएबल एक्सपेंसेस कैसे पता चलता है, फिक्स एक्सपेंसेस कैसे पता चलता है, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस कैसे पता चलता है, और सेमी वेरिएबल को वेरिएबल और फिक्स में अलग अलग कैसे करते हैं। मान लो हमें 10,000 एक्टिविटी लेवल, 10,000 एक्टिविटी लेवल मतलब 10,000 यूनिट्स पर कॉस्ट दे रखी है और 15,000 यूनिट्स पर भी कॉस्ट दे रखी है। 10,000 यूनिट्स पर आपको एक एक्सपेंडिचर दिया हुआ है मटेरियल, दूसरा दे रखा है आपको फैक्ट्री ओवरहेड और तीसरा आपको दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। मान लो ये 3 एक्सपेंडिचर दे रखे हैं। 10,000 यूनिट पर मटेरियल की कॉस्ट है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज, और 15,000 पर 1,50,000। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10,000 यूनिट्स पर 70,000 और 15,000 यूनिट पर भी 70,000। फैक्ट्री ओवरहेड 10,000 यूनिट पर 40,000 और 15,000 यूनिट पर 50,000। हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा एक्सपेंसेस वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड और कौन सा सेमी वेरिएबल। और अगर फिक्स्ड है तो कितने रुपए का फिक्स्ड है, और अगर वेरिएबल है तो वो पर यूनिट कितना है। सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल की। मटेरियल का एक्सपेंडिचर 1 लाख से 150 हो गया। अगर फिक्स्ड होता तो चेंज नहीं होता, बट चेंज हो रहा है। जैसे ही एक्टिविटी लेवल चेंज हो रही है तो ये एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है। इट मींस इट इज नॉट फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। नाउ वी हैव टू चेक, इज इट वेरिएबल? क्या ये वेरिएबल एक्सपेंडिचर है? कैसे चेक करते हैं? मटेरियल की कॉस्ट 1 लाख रुपए 10,000 यूनिट पर है। पर यूनिट कितना है? 10 रुपीज। और 1,50,000 है 15,000 यूनिट्स पर यूनिट कितना है? 10 रुपीज। इट मीन्स पर यूनिट दोनों ही एक्टिविटी लेवल पर सेम है, 10 रुपीज पर यूनिट। इट मीन्स मटेरियल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज पर यूनिट। मटेरियल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज पर यूनिट। फिर हम चेक करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को। फैक्ट्री ओवरहेड बाद में देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 70,000 और
15,000 यूनिट पर भी 70,000। एक्टिविटी लेवल चेंज, बट क्या एक्सपेंडिचर में कोई चेंज है? नहीं चेंज है। इट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स कॉस्ट रुपीज 70,000। थर्ड एक्सपेंडिचर इज फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड 40,000 था और एक्टिविटी लेवल चेंज होने से चेंज तो हो गया, 50,000 हो गया। तो ये खर्चा फिक्स तो नहीं है, कंप्लीटली फिक्स नहीं है। अब चेक करते हैं क्या ये वेरिएबल है। 40,000 में अगर 10,000 का डिवाइड किया जाए तो ये 4 रुपीज पर यूनिट होता है, और 50,000 में 15,000 का डिवाइड करें तो 3.33 पर यूनिट होता है। पर यूनिट सेम नहीं है, इसका मतलब ये वेरिएबल भी नहीं है, फिक्स भी नहीं है, वेरिएबल भी नहीं है। इट मीन्स इट इज सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। और अगर कोई एक्सपेंडिचर सेमी वेरिएबल होता है तो हम उसको फिक्स्ड और वेरिएबल में अलग अलग करते हैं। कैसे अलग अलग करना है? 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट्स पर एक्सपेंसेस 40,000 और 15,000 यूनिट्स पर एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज, राइट। अब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं डिफरेंस, मतलब चेंज। यूनिट्स में कितना चेंज हुआ? 5,000। एक्सपेंसेस में कितना चेंज हुआ? 10,000। जब यूनिट्स में चेंज होगा तो सेमी वेरिएबल में जो वेरिएबल पोर्शन है उसमें चेंज होगा, फिक्स पोर्शन में चेंज नहीं होगा। तो ये जो 5,000 यूनिट्स का चेंज है उसकी वेरिएबल कॉस्ट है 10,000 रुपीज, जो एक्सपेंसेस का चेंज है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो गई? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट इक्वल्स टू चेंज इन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स इक्वल्स टू ₹2। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इज ₹2 per unit. Now we calculate fixed factory overhead. टोटल फैक्ट्री ओवरहेड में से अगर हम वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड को माइनस करें तो रिजल्ट आएगा फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। आपके पास दो डिटेल है, मतलब दो एक्टिविटी लेवल पर फैक्ट्री ओवरहेड है। कोई भी एक एक्टिविटी लेवल की फैक्ट्री ओवरहेड से आप फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड निकाल सकते हो। फर्स्ट 10,000 यूनिट्स एक्टिविटी लेवल से हम फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड निकाल लेते हैं। आप 15,000 से भी कैलकुलेट कर सकते हो। 10,000 यूनिट्स पर फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल कितनी है? 40,000। अगर टोटल फैक्ट्री ओवरहेड में से मैं वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड हटा दूं तो पीछे क्या बचेगा? फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। 10,000 यूनिट्स और हमने वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट किए 2 रुपीज पर यूनिट, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब इस 40,000 में 20,000 वेरिएबल है। इट मीन्स 20,000 इज फिक्स्ड। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इज ₹2 पर यूनिट एंड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड इज 20,000। हमने 3 एक्सपेंडिचर दे रखे थे, तीनों एक्सपेंडिचर को हमने वेरिएबल और फिक्स में अलग अलग कर दिया। वेरिएबल को तो हमने पर यूनिट कैलकुलेट किया और फिक्स का हमने टोटल अमाउंट कैलकुलेट किया। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर हमारी यूनिट 18,000 हो जाती है तो बताओ ये एक्सपेंडिचर कितने लगेंगे, तो क्या बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल। मटेरियल की कॉस्ट क्या है? वेरिएबल, जितनी यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10। अगर 18,000 यूनिट्स होती है तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 10, मटेरियल कॉस्ट इज 1,80,000। फिर लेते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या है? फिक्स्ड, मतलब चाहे एक्टिविटी लेवल कुछ भी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 70,000 ही लगेंगे, तो यहाँ हम लिख देते हैं 70,000। फिर हम बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड की। फैक्ट्री ओवरहेड में कुछ वेरिएबल भी है, कुछ फिक्स भी है, तो हम फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल और फिक्स को अलग अलग कर देते हैं। पहले बात करते हैं वेरिएबल की। फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल है ₹2 पर यूनिट। 18,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 2, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इज 36,000 एंड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड वो फिक्स रहेंगे चाहे कितनी भी एक्टिविटी लेवल हो, 20,000। और ये हमने टोटल कॉस्ट पता कर ली अगर 18,000 यूनिट्स हो तो। अगर 18,000 की जगह अगर 20,000 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, 25 पे भी कर सकते हो, 22 पे भी कर सकते हो। मतलब किसी भी एक्टिविटी लेवल पर कॉस्ट का एस्टिमेशन हो सकता है अगर हमने एक्सपेंडिचर को वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल में क्लासिफाई कर दिया है तो, राइट। फ्लेक्सिबल बजट का मतलब होता है कि जब हम एक्सपेंडिचर को वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल में
एक बार क्लासिफाई कर देते हैं, फिर हम किसी भी एक्टिविटी लेवल पर कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बजट, राइट। इसमें एक टाइप की सिचुएशन ये हो सकती है, दो अलग अलग एक्टिविटी लेवल पर आपको कॉस्ट दे रखी हो, हमें उसको क्लासिफाई करना हो और उसके बाद में जिस एक्टिविटी लेवल पर हमें बजट बनाना हो, जिस एक्टिविटी लेवल पर हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो, उस एक्टिविटी लेवल पर हम कॉस्ट कैलकुलेट कर लें। एक सेकंड टाइप का इसमें फ्लेक्सिबल बजट में क्वेश्चन बनता है, जिसमें हमें मान लो आपको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो 10,000 यूनिट्स अगर हम मैन्युफैक्चर करें तो एक्सपेंडिचर मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड, ये 3 एक्सपेंडिचर आते हैं। या मान लो एक और ले लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, 4 एक्सपेंडिचर आते हैं। दे रखा है मटेरियल की कॉस्ट आती है 90,000, लेबर की कॉस्ट आती है 60,000, फैक्ट्री ओवरहेड आते हैं 50,000 और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 30,000। दो अलग अलग एक्टिविटी लेवल पर हमें कॉस्ट नहीं दे रखी है, केवल एक एक्टिविटी लेवल पर ही हमें कॉस्ट दे रखी है। और फिर दे रखा है मटेरियल की कॉस्ट इज 100% वेरिएबल, लेबर की कॉस्ट 100% वेरिएबल, फैक्ट्री ओवरहेड 70% फिक्स्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 100% फिक्स्ड। मान लो ऐसे दे रखा है। अब हमें कहते हैं कि बताओ अगर 15,000 यूनिट्स हो जाए तो क्या कॉस्ट लगेगी। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्सपेंडिचर दे रखे हैं उनको अलग अलग करना पड़ेगा, वेरिएबल और फिक्स में। और जो एक्सपेंडिचर वेरिएबल है उसको पर यूनिट कैलकुलेट करो, जो फिक्स्ड है उसका अमाउंट पता करो। सेमी वेरिएबल है तो उसको भी हमें वेरिएबल और फिक्स में अलग अलग करना है, वेरिएबल को पर यूनिट कैलकुलेट करना है और फिक्स का अमाउंट पता करना है। सबसे पहले बात करते हैं मटीरियल। मटीरियल दे रखा है 90,000 एंड इट इज 100% वेरिएबल, मतलब 90,000 पूरा का पूरा वेरिएबल है, बट हमें वेरिएबल का अमाउंट पता नहीं करना है, हमें उसको पर यूनिट कैलकुलेट करना है। 90,000 वेरिएबल है, 100% वेरिएबल है और ये 90,000 हमें 10,000 यूनिट्स पर दे रखा है, तो पर यूनिट कितना हो गया, 9 रुपीज पर यूनिट हो गया। इट मीन्स मटीरियल कॉस्ट इज वेरिएबल रुपीज 9 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट रुपीज 9 पर यूनिट। सेकंड लेते हैं लेबर। लेबर के बारे में भी दे रखा है, इट इज 100% वेरिएबल, तो 60,000 पूरा का पूरा वेरिएबल है। 10,000 यूनिट पर 60,000 की कॉस्ट आती है, तो पर यूनिट कितना हो गया, 6 रुपीज, मतलब ये 6 रुपीज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हो गई। फैक्ट्री ओवरहेड 70% फिक्स्ड, तो 30% क्या हो गया, वेरिएबल, मतलब ये सेमी वेरिएबल है। 50,000 का 70%, 35,000 तो फिक्स्ड है और 50,000 का 30%, 15,000 वेरिएबल है। फिक्स को तो हमें अमाउंट में ही कैलकुलेट करना है, बट वेरिएबल को हमें पर यूनिट कैलकुलेट करना है। फैक्ट्री ओवरहेड में 35,000 फिक्स्ड है, तो यहाँ लिखेंगे रुपीज 35,000 इज फिक्स्ड और 15,000 वेरिएबल है। वेरिएबल को हमें पर यूनिट कैलकुलेट करना है, क्योंकि जैसे जैसे यूनिट चेंज होगी वेरिएबल का अमाउंट भी चेंज होगा। तो 15,000 वेरिएबल कितनी यूनिट्स पर, 10,000 यूनिट पर, तो पर यूनिट कितना हो गया, पर यूनिट वेरिएबल हो गया 1.50 पर यूनिट वेरिएबल। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 30,000 एंड इट इज 100% फिक्स्ड, तो यहाँ लिखेंगे रुपीज 30,000 फिक्स कॉस्ट। हमने सारे एक्सपेंडिचर को अलग अलग कर दिया। एक एक्टिविटी लेवल पर ही कॉस्ट दे रखी थी, बट ये दे रखा था कि इसमें कितना वेरिएबल है और कितना परसेंटेज फिक्स्ड है। हमने इसको वेरिएबल और फिक्स में अलग अलग किया। अब हमें 15,000 यूनिट्स पर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 9, लेबर की कॉस्ट 15,000 मल्टीप्लाई बाय 6, फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कितने लगेंगे, 35,000 और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पूरे ही फिक्स्ड है, कितने लगेंगे, 30,000। ये हमने कैलकुलेट कर ली कॉस्ट 15,000 पे। 18,000 पे करना होता तो भी कर सकते थे, 20,000, कितनी भी यूनिट्स पर अगर मैं कॉस्ट कैलकुलेट करनी है हम कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है। मान लेते हैं आपको ये दे रखा है कि अगर हम 10,000 यूनिट्स बनाते हैं तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आती है। एक्सपेंडिचर दे रखा है मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड और वेरिएबल और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये 4 एक्सपेंडिचर दे रखे हैं। मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है पर यूनिट 5 रुपीज़, लेबर की कॉस्ट पर यूनिट 6 रुपीज़, फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट 10 और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पर यूनिट 7। फिर आपको दे रखा है इट इज़ 100% वेरिएबल, 100% वेरिएबल
it is 40% वेरिएबल एंड इट इज 100% फिक्स्ड, ऐसा आपको दे रखा है। फिर कहते हैं अगर 15,000 यूनिट्स बनाई जाए तो बताओ टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी। अब यहां पर हमें 10,000 एक्टिविटी लेवल पर एक्सपेंडिचर दे रखे और वो सारे एक्सपेंडिचर हमें पर यूनिट दे रखे, राइट। वेरिएबल को तो हमें वैसे ही पर यूनिट कैलकुलेट करना होता है, हाँ फिक्स का हमें अमाउंट पता करना होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मटीरियल, 5 रुपीज एंड इट इज 100% वेरिएबल, वेरिएबल है 100% वेरिएबल है और ऑलरेडी ये पर यूनिट दे रखा है, तो इसका मतलब ये ₹5 पर यूनिट वेरिएबल है, वेरिएबल कॉस्ट ₹5 पर यूनिट। लेबर की कॉस्ट 6 रुपीज और ये भी 100% वेरिएबल है, तो ये भी 6 रुपीज पर यूनिट वेरिएबल है। फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल भी है और फिक्स भी है, तो पहले तो पर यूनिट अलग अलग करते हैं। 10 रुपीज का 40%, 4 रुपीज वेरिएबल, 6 रुपीज फिक्स्ड। 4 रुपीज वेरिएबल है वो तो हम लिख देंगे ₹4 पर यूनिट वेरिएबल और 6 रुपीज पर यूनिट फिक्स्ड है, इसका हमें अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। ये जो पर यूनिट की डिटेल दे रखी है वो हमें 10,000 यूनिट पर दे रखी है, तो 6 रुपीज पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, इट मीन्स इट इज फिक्स्ड ₹60,000। सेम इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इट इज 100% फिक्स्ड, 7 रुपीज पूरा का पूरा फिक्स्ड है और ये जो फिक्स्ड पर यूनिट दे रखा है 7, ये 10,000 यूनिट पर दे रखा है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 7 इट इज 70,000 रुपीज फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल को हमने पर यूनिट कैलकुलेट किया, फिक्स का हमने अमाउंट पता किया, अब हमें कॉस्ट पता करनी है 15,000 यूनिट्स पर। कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मटीरियल 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5, ये मटीरियल की कॉस्ट। लेबर की कॉस्ट 15,000 मल्टीप्लाई बाय 6। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 60,000, फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 70,000 और ये हमने कॉस्ट कैलकुलेट की 15,000 यूनिट पर। तो ये तो है फ्लेक्सिबल बजट, जिसमें हम एक्सपेंडिचर को फिक्स्ड और वेरिएबल में क्लासिफाई करते हैं, वेरिएबल को पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं, फिक्स का अमाउंट पता करते हैं और उसके बाद में हम किसी भी एक्टिविटी लेवल पर कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं, राइट। सेकेंड टॉपिक आता है इसमें फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट में वैसे तो हर एक फंक्शन का हम बजट बना सकते हैं, मगर एग्जाम में कौन कौन से बजट आते हैं मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले फंक्शनल बजट जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है सेल्स बजट से। सेल्स का बजट, सेल्स बजट में हम ये एस्टिमेट करते हैं कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सेल करेंगे, क्या रेट पर सेल करेंगे और उसका अमाउंट कितना होगा। सेल्स बजट जो बनता है वो क्वांटिटी प्लस वैल्यू दोनों में बन सकता है। सेल्स की क्वांटिटी क्या होगी और सेल्स की वैल्यू क्या होगी, एस्टिमेटेड। बजट का मतलब एस्टिमेशन होता है। सेल्स बजट बनने के बाद हम बनाते हैं प्रोडक्शन का बजट। किसका बजट बनाते हैं? प्रोडक्शन का बजट बनाते हैं। प्रोडक्शन का बजट मतलब हम जो प्रोडक्ट सेल करेंगे उसका कितना प्रोडक्शन हमें ड्यूरिंग द टाइम पीरियड करना है। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड कितना प्रोडक्शन करना है, इसके लिए हम बनाते हैं प्रोडक्शन बजट। ये बनता है केवल क्वांटिटी में। प्रोडक्शन कैसे पता करते हैं? प्रोडक्शन को पता करने के लिए हमें क्या करना है, सेल्स की क्वांटिटी में क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को ऐड करना है। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को ऐड करना है और ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को लेस करना है। रिजल्ट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की क्वांटिटी हमें मिल जाएगी। अगर एक कंपनी 3 प्रोडक्ट बनाती है तो तीनों प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हमें पता करना पड़ेगा। अगर एक कंपनी केवल एक ही प्रोडक्ट को बनाकर सेल करती है तो हमें उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन पता करना पड़ेगा। सेल्स की क्वांटिटी प्लस उसका क्लोजिंग स्टॉक माइनस उसका ओपनिंग स्टॉक, इट इज प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट केवल क्वांटिटी में बनता है, रुपीस में नहीं बनता। प्रोडक्शन बजट से हम 2 बजट और बना सकते हैं। एक होता है मटेरियल कंजम्पशन बजट। मटेरियल कंजम्पशन बजट ये बनता है क्वांटिटी में, मटेरियल की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम होगी। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रोडक्शन कितना होगा, प्रोडक्शन की यूनिट मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। हमें कितना प्रोडक्शन करना है और एक यूनिट बनाने में हमें कितना रॉ मटेरियल की क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल हमें 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है और एक यूनिट बनाने के लिए 3 kg रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो हमें रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम करना पड़ेगा, 1000 यूनिट
और 1 यूनिट को बनाने में 3 kg रॉ मेटल, इट मीन्स रॉ मेटल कंजम्पशन इज 3000 kg, राइट। तो कितना प्रोडक्शन करना है, मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट बनाने में कितना रॉ मेटल लगता है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा रॉ मटेरियल का कंजम्पशन। रॉ मेटल कंजम्पशन से हम एक और बजट बना सकते हैं और वो है मटेरियल का परचेज बजट। मटेरियल को कितना परचेज करना है, वैसे तो जितना कंज्यूम करना है उतना ही परचेज करना है, बट अगर स्टॉक मेंटेन करते हैं, अगर हम रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करते हैं तो परचेज की क्वांटिटी और कंजम्पशन की क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है। परचेज कैसे पता करते हैं, परचेज की क्वांटिटी कैसे आती है, जो कंजम्पशन की क्वांटिटी है, हमें जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना है उसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का और उसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक हम ऐड करेंगे और ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रॉ मटेरियल के परचेज की क्वांटिटी। हाँ, रॉ मटेरियल परचेज हम क्वांटिटी में भी कैलकुलेट करते हैं और उसको रुपीस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। परचेज क्वांटिटी को अगर परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, परचेज की वैल्यू। प्रोडक्शन बजट से हम एक और बजट बना सकते हैं और वो है लेबर का बजट। लेबर का बजट, लेबर का बजट कैसे बनता है, हमें लेबर आवर्स कैलकुलेट करने होते हैं। हमें कितने लेबर आवर्स टोटल, हमें कितने लेबर आवर्स की रिक्वायरमेंट है, ये कैसे पता चलता है। प्रोडक्शन कितना करना है, प्रोडक्शन की यूनिट मल्टीप्लाई बाय आवर्स पर यूनिट, आवर्स पर यूनिट। हमें कितना प्रोडक्शन करना है और 1 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है। हमें 1000 यूनिट बनानी है और मान लो 1 यूनिट बनाने में 2 घंटे लगते हैं, तो 1000 यूनिट बनाने में 2000 घंटे की रिक्वायरमेंट होगी। इससे हमें क्या निकलेगा, लेबर आवर्स। और लेबर आवर्स से हम लेबर कॉस्ट पता कर सकते हैं। जितने लेबर आवर्स होंगे मल्टीप्लाई बाय वेजेज रेट पर आवर। हमें 2000 घंटे की रिक्वायरमेंट है और मान लेते हैं 1 घंटे की रेट है 20 रुपीज़, तो 2000 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज़, लेबर कॉस्ट इज 40,000, राइट। तो जनरली हमें फंक्शनल बजट में सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल कंजम्पशन बजट, मटेरियल परचेज बजट, लेबर बजट, ये सारे बजट बनाने होते हैं। अब ये जो फंक्शनल बजट है इसका कोई फिक्स टाइप का क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी फंक्शनल बजट का कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा। ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई है, बट अगर आपको इसको बहुत ज़्यादा क्लियर करना है तो आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। तीसरा टॉपिक इस चैप्टर में आता है कैश बजट। हाँ, कैश बजट भी ऐसा है जिसका कोई फिक्स तरीका नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसको सॉल्व करने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। कैश बजट क्या होता है, कैश बजट में हम मंथ वाइज, जनरली मंथ वाइज कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को एस्टिमेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मंथ चल रहा है नवंबर, अब हम कैश बजट बना रहे हैं दिसंबर का, मतलब हम ये पता करना चाहते हैं कि दिसंबर में ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, दिसंबर में हमें कहाँ कहाँ से कितने रुपए मिलने, हमें कहाँ कहाँ पर कितना पेमेंट करना है और दिसंबर के एंड में क्लोजिंग बैलेंस क्या बचेगा। रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट कुछ भी हो सकती है। कैश, जैसे कैश अकाउंट बनाते हैं तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में सेल्स की रिसिप्ट भी लिखते हैं, डेटर की रिसिप्ट भी लिखते हैं और अगर कोई फिक्स्ड एसेट सेल किया तो उसका भी पैसा लिखते हैं, राइट। तो जहाँ से भी पैसे आ रहे हैं वो इनफ्लो, जहाँ भी पैसे जाएंगे वो आउटफ्लो में, और क्लोजिंग बैलेंस कैसे बचेगा। फिर नेक्स्ट मंथ जनवरी, जनवरी में ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, जो दिसंबर का क्लोजिंग होगा वो जनवरी का ओपनिंग। फिर जनवरी में हमें कहाँ कहाँ से कितना पैसा आना है वो लिखेंगे, मतलब इनफ्लो कितना होगा, कहाँ कहाँ से कितना होगा वो लिखेंगे। फिर कहाँ कहाँ पर कितना आउटफ्लो होगा वो लिखेंगे और जनवरी के एंड में कितना क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। फिर हम फरवरी, फरवरी के जो जनवरी का क्लोजिंग आएगा वो फरवरी का ओपनिंग, फिर कहाँ कहाँ कितना पैसा आना है, कितना फरवरी में कहाँ से कितनी रिसिप्ट होनी है, कहाँ कहाँ पर कितना पेमेंट करना है और फरवरी का क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा। मतलब कैश बजट का मतलब है हम मंथ वाइज ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारे इनफ्लो कहाँ कहाँ से कितने होने हैं और कहाँ कहाँ पर कितना आउटफ्लो होना है। क्या यूज है इसका, इसका ये यूज है कि अगर किसी मंथ में कैश की शॉर्टेज होनी है तो हमें पहले से पता चल जाता है, हमें पहले से पता चल जाता है कि अच्छा मार्च में
शायद हमें कैश की शॉर्टेज होगी, तो उस समय कैश कहाँ से अरेंज होगा, हम इसके लिए पहले से अरेंज करके कुछ रख सकते हैं कि अच्छा अगर मार्च में हमें कैश की शॉर्टेज होगी तो हमें वहां से पैसा मिल जाएगा। अगर कैश सरप्लस होगा तो हमें पहले से पता चल जाएगा कि अच्छा उस मंथ में हमारे पास कैश सरप्लस होगा, तो हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, हम पहले से सोच के रख सकते हैं कि जैसे ही कैश का सरप्लस होगा हम उस रुपए को वहां इन्वेस्ट कर देंगे। तो कैश की शॉर्टेज हमें पहले से पता चल जाती है, कैश का सरप्लस हमें पहले से पता चल जाता है, तो हम प्रॉपर तरीके से उसको प्लान कर सकते हैं कि अगर शॉर्टेज होगी तो अरेंजमेंट कहाँ से करना है, और अगर सरप्लस होगा तो हमें इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। इट इज़ कैश बजट। ये भी बहुत सारे तरह के आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हाँ ये बात जरूर है कि इस चैप्टर में जो कैश बजट दे रखा है वो इस चैप्टर का सबसे कम इम्पोर्टेंट पार्ट है। मतलब अभी तक कैश बजट के एग्जाम में 1 या 2 बार क्वेश्चन आया है, ज़्यादा इसके क्वेश्चन नहीं आए। फ्लेक्सिबल बजट के खूब क्वेश्चन आए, फंक्शनल बजट के खूब क्वेश्चन एग्जाम में आए। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में आता है और वो है रेशियो। बहुत सारे रेशियो हमें कैलकुलेट करने होते हैं। कौन कौन से रेशियो? एक रेशियो है एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो का वैसे मतलब ये है कि वर्कर की एफिशिएंसी कितनी है, वर्कर की एफिशिएंसी कैसी है। 1000 यूनिट बनानी है, 1000 यूनिट बनाने के लिए हमें लगता है 1000 घंटे लगने चाहिए। 1000 यूनिट बनाने के लिए हमें लगता है 1000 घंटे लगने चाहिए, मगर वर्कर ने वो काम 800 घंटे में पूरा कर दिया, मतलब लेबर की एफिशिएंसी अच्छी है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें परसेंटेज में? फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। 1000 यूनिट को बनाने के लिए हमें 1000 घंटे लगने चाहिए थे, मगर लगे 800 घंटे, 800 आवर्स ही लगे। तो एफिशिएंसी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1000 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 125%। 1000 घंटे का काम हमने 800 घंटे में पूरा कर लिया, तो दिखती बात है एफिशिएंसी ज्यादा हुई ना, 100% से भी ज्यादा हुई। तो 1000 स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय 800 एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100, एफिशिएंसी इक्वल्स टू 125%। एक रेशियो होता है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। हमने जो काम किया वो 1000 घंटे का था, मगर क्या हमने 1000 घंटे काम करने का सोचा था? मान लो हमने सोचा था नेक्स्ट मंथ हम 2000 घंटे काम करेंगे, मगर हमने जो काम किया वो 1000 घंटे का ही था, मतलब हमारी एक्टिविटी क्या हो गई? 50%। फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट हमने जो बनाया उसमें 1000 घंटे लगने चाहिए थे, मगर हमने तो 2000 घंटे काम करने का सोचा था। तो 1000 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, एक्टिविटी रेशियो इज 50%, राइट। उसके बाद में दे रखा है कैपेसिटी रेशियो। कैपेसिटी रेशियो का मतलब है हमने 2000 घंटे काम करने का सोचा था, मगर हमने काम केवल 800 आवर्स ही किया, 800 घंटे ही काम किया। तो हमने कितनी कैपेसिटी यूज की? 800 आवर्स काम किया, जबकि हमने सोचा था 2000 घंटे काम करेंगे। तो 800 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 40%। हमने 40% कैपेसिटी का यूज किया। इट इज कैपेसिटी रेशियो, एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। अब इसमें एक चीज यहां पर जो दे रखी है, एक और रेशियो दिया हुआ है कैलेंडर रेशियो। कैलेंडर रेशियो इक्वल्स टू हमने कितने दिन काम करने का सोचा और हमने कितने दिन काम किया। हमने सोचा था कि अगले महीने 30 दिन काम करेंगे, मगर हमने 25 दिन ही काम किया। तो हमारा कैलेंडर रेशियो क्या हो गया? 25 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल वर्किंग डेज डिवाइडेड बाय बजटेड वर्किंग डेज मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो, हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी कितने घंटे काम करने की थी और हमने कितने घंटे काम किया। मान लो हम एक महीने में टोटल 4000 घंटे काम कर सकते थे, टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी 4000 घंटे काम करने की थी, मगर हमने केवल 800 आवर्स ही काम किया। मतलब हमने कितनी कैपेसिटी यूज की? 400 डिवाइडेड बाय 800 डिवाइडेड बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय 100। हमने जो मैक्सिमम कैपेसिटी उसका केवल 20% यूज किया। इसको कहते हैं एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो। फिर तो ये कुछ दे रखे हैं, कैश बजट के फॉर्मेट वगैरह ये सारे दे रखे हैं, राइट। लेबर आवर्स कैसे निकालते हैं, मटेरियल परचेज
तो ये कुछ रेशियो है, एफिशिएंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो, कैलेंडर रेशियो, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो। इन रेशियो को कैलकुलेट करने का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, राइट। तो ये 4 टॉपिक मैंने आपको बताए। कौन कौन से टॉपिक? एक तो फ्लेक्सिबल बजट, दूसरा फंक्शनल बजट, तीसरा कैश बजट और फोर्थ बजट रेशियो। अब बात करते हैं इस चैप्टर के थियोरी के पॉइंट की। ज़्यादा पॉइंट नहीं है, जो भी पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बजट। बजट का मतलब होता है एस्टिमेट करना। बजट का मतलब एस्टिमेट करना, मीनिंग इट इज क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ प्लान फॉर ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। हमें अगले महीने सेल्स करनी है, ओके, कितनी सेल्स करनी है? हमें अगले महीने 5000 यूनिट सेल करनी है, इट इज बजट। जब हम प्लानिंग को क्वांटिटी टर्म्स में बता देते हैं, रुपीस टर्म्स में बता देते हैं, ये क्या है? ये बजट है। एसेंशियल बजट के लिए क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है? क्लियर डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बजट के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन कौन मैनेजर है, उनके सबऑर्डिनेट कौन है, पूरा ऑर्गेनाइजेशनल का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हम डिपार्टमेंट वाइज प्लानिंग कर सके, डिपार्टमेंट वाइज बजट बना सके, हर डिपार्टमेंट के टारगेट सेट कर सके। क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड रीजनेबल टारगेट। बजट बनाने से पहले हमें हमारे ऑब्जेक्टिव को, हमारे टारगेट को सेट करना पड़ेगा। उस टारगेट को पूरा करने के लिए फिर हम बजट बनाते हैं, राइट। क्लियरली स्टेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन। हर पर्सन की, हर डिपार्टमेंट की, हर मैनेजर की, हर सबऑर्डिनेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर रिवीजन। बजट बहुत बार बना तो दिया जाता है, बट बहुत बार अनरीजनेबल बजट बना दिया जाता है। अनरीजनेबल बजट अगर बना दें तो जैसे ही एक्चुअल एक्टिविटी स्टार्ट होती है, हमें पता चल जाता है कि हमने जो बजट बनाया था वो बहुत अनरीजनेबल था। हमने सेल्स मैनेजर का टारगेट सेट कर दिया, एवरी डे 2000 यूनिट सेल करनी है, मगर कभी भी वो 1000 यूनिट से ज़्यादा सेल कर ही नहीं पाता है। तो मतलब हमने बजट जो बनाया था वो बहुत अनरीजनेबल था। तो ऐसा होना चाहिए, बजट फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर हम उसको रिवाइज करना चाहे तो वो रिवाइज भी हो सकता है। कमिटमेंट ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक कमिटमेंट होना चाहिए कि जो बजट में हमने टारगेट सेट किए हैं हम उसको पूरा कर सकें। मॉनिटर्ड पीरियोडिकली। बजट जो बनाया उसको पीरियोडिकली हमें मॉनिटर करना चाहिए कि बजट हमने सही बनाया, रीजनेबल बनाया, अगर अनरीजनेबल है तो उसको रिवाइज कर सकें। परफॉर्मेंस लिंक्ड विद प्रॉपर रिवॉर्ड। अगर कोई एम्प्लॉई बजट में जैसा उसको टारगेट दिया था अगर वो पूरा कर लेता है तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। जब एम्प्लॉय को बजट पूरा करने पर रिवॉर्ड मिलता है तो वो नेक्स्ट टाइम फिर बजट को पूरा करेगा, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स। बजट की कैरेक्टरिस्टिक्स, कंसर्न फॉर फ्यूचर, दिखती बात है, बजट बनता ही फ्यूचर के लिए। रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, डिटेल प्लान होता है हर चीज का, हर एक फंक्शन का। मीन नॉट एंड इटसेल्फ। ये केवल एक मीन है, मतलब एंड नहीं है। बजट बनाते काम खत्म नहीं हो जाता, बजट बनाने से तो काम स्टार्ट होता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि बजट बनाया खत्म काम खत्म, नहीं। बजट बनाया बट उसको एक्चुअल से कंटिन्यूसली हम कंपेयर करते रहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हमने अनरीजनेबल बजट बना दिया। अगर अनरीजनेबिलिटी कहीं पर है तो हमें बजट को रिवाइज भी करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें इसको कंटिन्यूस मॉनिटर करना पड़ता है। एक्ट एज ए बिजनेस बैरोमीटर, मतलब कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को चेक करने का एक तरीका है बजट। प्रिपेयर्ड इन द लाइट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, दिखती बात है, हम जो फ्यूचर के लिए एस्टिमेट करते हो तो पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए हम फ्यूचर के लिए एस्टिमेट करते हैं। प्रिपरेशन प्रोसीजर, बजट कैसे बनते हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया जाता है, फिर लोकेशन ऑफ की फैक्टर। अगर कुछ की फैक्टर है, कुछ ऐसे फैक्टर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमें उसको लोकेट करना पड़ता है कि कौन कौन से की फैक्टर है। वैसे की फैक्टर के बारे में आप मार्जिनल कॉस्टिंग में भी पढ़ चुके हो। अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर, जो बजट के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगा, हमें उस कंट्रोलर को अपॉइंट करना होता है। प्रिपरेशन ऑफ बजट मैनुअल, बजट मैनुअल बनती है, बजट की पूरी मैनुअल बनती है, ठीक है। बड़े बड़े बिजनेस हाउस में बजट की पूरी मैनुअल बनाई जाती है। डिसाइड बजट पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए बजट बनाना है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, है ना। डिसाइड स्टैंडर्ड ऑफ एक्टिविटी और आउटपुट, हर एक एक्टिविटी का, हर एक आउटपुट का, हर एक प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड सेट होता है। स्टैंडर्ड सेट होने के बाद ही बजट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 यूनिट बनाने में 5 kg रॉ मेटेरियल चाहिए, इट इज स्टैंडर्ड, इट इज नॉट बजट। 1 यूनिट बनाने के लिए हमें 5 किलो रॉ मेटेरियल चाहिए, ये स्टैंडर्ड है, ये बजट नहीं है।
अब मान लेते हैं हमें एक महीने में 10,000 यूनिट बनानी है, तो 10,000 यूनिट बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगेगा? एक यूनिट बनाने में 5 kg, तो 10,000 यूनिट बनाने में 50,000 kg रॉ मटेरियल लगेगा। ये बजट है, 50,000 kg एक महीने में रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा, ये बजट है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड क्या है? एक यूनिट बनाने में 5 किलो रॉ मटेरियल लगेगा। तो बजट बनाने के लिए स्टैंडर्ड बनाना जरूरी है। स्टैंडर्ड बनता है और स्टैंडर्ड के बाद बजट बनता है। टाइप ऑफ बजट, कैपेसिटी वाइज, फिक्स्ड और फंक्शनल। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। कैपेसिटी वाइज एक तो हो गया फिक्स बजट, जो एक फिक्स एक्टिविटी लेवल पर बनता है। अगर एक्टिविटी लेवल चेंज तो बजट भी चेंज हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड बजट कहते हैं। और एक होता है फंक्शनल, नहीं यहां पर लिखना है आपको फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल बजट वो जिसमें हम एक्सपेंडिचर को अलग अलग वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल में अलग अलग करते हैं, जिससे कि अगर एक्टिविटी लेवल चेंज हो जाए तो हम बजट को भी चेंज कर सकें। फिक्स बजट में एक एक्टिविटी लेवल पर बजट बनता है, अगर वो एक्टिविटी लेवल चेंज हो जाती है तो पूरा बजट नया बनता है। मगर फ्लेक्सिबल बजट में हम एक्सपेंडिचर को पहले तो फिक्स वेरिएबल में अलग अलग करते हैं, अगर एक्टिविटी लेवल चेंज हो जाए तो हम उसी बजट को नई एक्टिविटी लेवल के हिसाब से रिवाइज कर लेते हैं, वो होता है फ्लेक्सिबल बजट। फंक्शन वाइज सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मैंने आपको कहा था ना बहुत सारे फंक्शन के बजट बनते हैं, तो यहाँ पे खूब सारे दिए। अगर मैंने आपको बताया कि एग्जाम में जो आते हैं वो सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल कंजम्पशन बजट, मटेरियल परचेज बजट, लेबर आवर्स बजट, ये सारे बजट जनरली एग्जाम में आते हैं। मास्टर बजट, मास्टर बजट का मतलब होता है फाइनल, जो जैसे P&L जिसमें बहुत सारे फंक्शन इंक्लूड हो जाते हैं। P&L में सेल्स भी आ जाती है, मटेरियल की कॉस्ट भी आ जाती है, लेबर का भी शामिल हो जाता है, एक्सपेंडिचर के बजट भी आ जाते हैं, तो वो क्या है? मास्टर बजट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी क्या है? मास्टर बजट। इट इज बजटेड इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के बारे में लिखा है कि जो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, जो P&L बनाते हैं, बजटेड P&L बनाते हैं, वो क्या है? मास्टर बजट, जिसमें बहुत सारे फंक्शन बजट इंक्लूड हो जाते हैं। पीरियड वाइज, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और करंट बजट। लॉन्ग टर्म बजट जो जनरली 1 साल या उससे ज़्यादा का बनता है, शॉर्ट टर्म जो विद इन 1 ईयर तक बनता है, और करंट बजट बहुत बार हम शॉर्ट टाइम पीरियड के भी बजट बनाते हैं, जैसे 1 महीने का बजट बना दिया, 15 दिन का बजट बना दिया, 1 सप्ताह का बजट बना दिया, 1 वीक का बजट बना दिया, 1 दिन का बजट बना दिया। ये सब करंट बजट है, राइट, जो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए बनते हैं। बजटरी कंट्रोल, ये तो हमने पढ़ा ऊपर क्या? बजट। ये है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल एक सिस्टम है जिसमें हम पहले बजट बनाते हैं, फिर एक्चुअल को कंटिन्यूसली बजट के साथ कंपेयर करते रहते हैं। इसलिए कंपेयर करते हैं कि कहीं हमने बजट अनरीजनेबल तो नहीं बना दिया। अगर हमने अनरीजनेबल बजट बनाया है तो हम बजट को रिवाइज भी कर लेते हैं, राइट। इट इज ए सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड अकाउंटिंग इन विच ऑल द ऑपरेशंस आर फोरकास्ट and planned in advance to the extent possible and the actual result compared with the forecast one. हम सारी प्लानिंग करते हैं, क्वांटिटी के टर्म्स में करते हैं, रुपीस के टर्म्स में करते हैं, मतलब हम बजट बनाते हैं और उसके बाद एक्चुअल को कंटिन्यूसली हम बजट के साथ में कंपेयर करते रहते हैं। ये पूरा सिस्टम क्या है? बजटरी कंट्रोल सिस्टम है। सिस्टम, सबसे पहले बजट बनता है, सबसे पहले बजट बनता है, फिर बजट का कंटिन्यूस कंपैरिजन होता है एक्चुअल से। अगर जरूरत पड़ी, अगर लगता है कि बजट अनरीजनेबल बन गया तो हम बजट को रिवाइज करते हैं और प्लेसिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर टू अचीव टारगेट। और अगर हम टारगेट बजट को पूरा करने में फेलियर हो जाते हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना कि किसकी वजह से हम बजट को पूरा नहीं कर पाए। ऑब्जेक्टिव, बजटरी कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या? पोर्ट्रे ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच डिपार्टमेंट एंड होल ऑर्गेनाइजेशन। पूरे बिजनेस का और हर एक डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको किस ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना है वो बताना, बजटरी कंट्रोल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव। लेइंग डाउन रेस्पॉन्सिबिलिटी एट ईच मैनेजमेंट लेवल, हर एक मैनेजमेंट लेवल की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसको क्या काम करना है उसको फिक्स करना। प्रोवाइडिंग ए बेस फॉर कंपेरिजन, अगर आपने कुछ एस्टिमेट किया ही नहीं तो आप परफॉर्मेंस को कंपेयर किससे करोगे? हमने एक टारगेट सेट किया, हमें ऐसा करना है, हमने बजट सेट किया, हमें ऐसा करना है, फिर जो एक्चुअल आएगा तो उससे कंपेयर करेंगे जिससे हमें ये पता रहेगा कि हमने जो टारगेट सेट किया तो उससे ज़्यादा अच्छा काम किया है या उससे खराब काम किया है या वैसा ही काम किया है। तो एक बेस है कंपैरिजन करने के लिए। एंश्योरिंग बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज,
जब हम बजटरी कंट्रोल में सिस्टम में जब बजट बनाते हैं तो हर एक फैक्टर कितना अवेलेबल है, उसको कैसे यूज करना है, जिससे कि हर एक रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके। कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज, हर एक्टिविटी के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना। हमने कहा हम 50,000 यूनिट की सेल करेंगे, मगर हमारे पास जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो 50,000 यूनिट की है ही नहीं। तो सेल्स डिपार्टमेंट ने टारगेट सेट कर दिया हम 50,000 यूनिट बेचेंगे, मगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है हम 50,000 यूनिट बना ही नहीं सकते। तो बजट में हर एक एक्टिविटी को प्रॉपर कोऑर्डिनेट किया जाता है। सेल्स बजट बनता है, मगर वो देखा जाता है कि जितना सेल्स बजट बना रहे हैं उतना प्रोडक्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उतनी फैसिलिटी हमारे पास है या नहीं। अगर हमारे पास फैसिलिटी 40,000 यूनिट बनानी है कि तो सेल्स बजट 50,000 तो सेट नहीं हो सकता, फिर हम सेल्स का बजट भी 40,000 यूनिट सेट करेंगे, राइट। प्रोवाइड ए बेसिस फॉर कंपैरिजन, ये तो पहले भी आ गया। एडवांटेज, इंक्रीज एफिशिएंसी, कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर, फाइंड डेविएशन, मतलब जो डिफरेंस है वो पता चल जाता है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्लान कैन बी रिवाइज, अगर अनरीजनेबल बजट बना है तो उसको रिवाइज किया जा सकता है। इंक्रीज क्रेडिट रेटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन बजटरी कंट्रोल सिस्टम को यूज करते हैं उनकी क्रेडिट रेटिंग ज्यादा आती है। इंक्रीज कॉस्ट कॉन्शियसनेस, कहाँ खर्चे ज्यादा आ रहे हैं, खर्चों पे कैसे कंट्रोल करें, ये सब बजटरी कंट्रोल से पॉसिबल हो पाता है। लिमिटेशन, बेस्ड ऑन एस्टिमेट, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि एस्टिमेट पर डिपेंड करता है और एस्टिमेट फ्यूचर के लिए करना थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला है। एक्सपेंसिव सिस्टम है। रिजिड डॉक्यूमेंट, बजट में हमने एक बार सेट कर दिया, फिर सारे मैनेजमेंट की एक्टिविटी हम उसी के ऊपर फोकस कर देते हैं कि आपको ये टारगेट सेट करना है, मतलब एक तरह से रिजिड हो गए, हमें उसी के ऊपर उसी के अकॉर्डिंगली काम करना है, उसको चेंज नहीं करना है। तो बहुत बार ये रिजिड डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। नॉन कॉपरेशन बिटवीन डिपार्टमेंट, है ना। नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा नहीं बजट बनाने से काम हो जाता है, बजट बनाने से तो काम की शुरुआत होती है, मतलब ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट का काम खत्म, बजट बनाया काम खत्म, बजट बनाने से तो काम स्टार्ट होता है। टू मच टाइम रिक्वायर्ड, बजट बनाओ उसको कंपेयर करो, बहुत ज़्यादा टाइमिंग की, बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स की इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। कंपोनेंट, फिजिकल बजट बनते हैं, जैसे प्रोडक्शन बजट बन रहा है वो फिजिकल बजट है, क्वांटिटी में बनता है। कॉस्ट बजट जिसमें अमाउंट भी आता है, प्रॉफिट बजट जिसमें हम इनकम को एस्टिमेट करते हैं, और फाइनेंशियल बजट जिसमें हम एसेट और लाइबिलिटीज को भी बजट बनाते हैं। जीरो बेस बजटिंग, जीरो बेस बजटिंग क्या, इन दिस सिस्टम बजट इज प्रिपेयर्ड विदाउट कंसिडरिंग एनी प्रीवियस बेस। आप बजट बना रहे हो ये मानते हुए कि पुराना कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, एकदम नई तरीके से बजट बनाओ। रॉ मेटेरियल कितना लगेगा, एकदम नए तरीके से आप उसको कैलकुलेट करो, ऐसे नहीं कि पिछले साल इतना लगा था तो नेक्स्ट ईयर इतना लगेगा, बिल्कुल नहीं, आप एकदम नई तरीके से बजट को प्रिपेयर करो। इन दिस सिस्टम बजट इज प्रिपेयर्ड विदाउट कंसिडरिंग एनी प्रीवियस बेस। It is a system of budgeting in which each cost element is specifically justified in the point of view of cost benefit analysis. लास्ट ईयर टेलीफोन का एक्सपेंसेस 50,000 आया था, अब इस बार कितना आएगा, तो ऐसा नहीं कि पिछले साल 50,000 आया तो इस बार भी करीब करीब 50,000 आएगा या 52,000 आएगा, ऐसे नहीं। आप पिछले साल को भूल जाओ, आप तो ये बताओ कि एक्सपेंडिचर कितना आना चाहिए। अगर कोई कहता है, कोई एम्प्लॉय कहता है कि एक्सपेंडिचर 60,000 आना चाहिए, तो क्यों आना चाहिए 60,000, इसका जस्टिफिकेशन दो, इस एक्सपेंडिचर का जस्टिफिकेशन दो कि अगर ये एक्सपेंडिचर 60,000 आया तो 60,000 क्यों आना चाहिए। वो ऐसा नहीं कह सकता कि लास्ट ईयर 50,000 आया था तो इस बार 5-10% ज़्यादा समझ लो, बिल्कुल नहीं, लास्ट ईयर को भूल जाओ। आप तो ये बताओ कि ये एक्सपेंडिचर 60,000 लगेगा तो क्यों लगेगा, 70,000 लगेगा तो क्यों लगेगा, 40,000 लगेगा तो क्यों लगेगा। हर एक एक्सपेंडिचर का जस्टिफिकेशन इन जीरो बेस बजटिंग। स्टेज, सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसीजन पैकेज, इवैल्यूएशन ऑफ डिसीजन पैकेज, रैंकिंग ऑफ द डिसीजन पैकेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जीरो बेस बजटिंग हमें कहाँ पर करनी है, इसके आपको बताएं स्टेज, किस तरीके से जीरो बेस बजटिंग काम करती है। 4 स्टेज बताएं हमें, किस एरिया में जीरो बेस बजटिंग करनी है, किस तरीके से हमें जीरो बेस बजटिंग करनी है, कौन से सिस्टम की कौन सी एक्टिविटी को रैंकिंग देनी है, और उसके बाद में हमारे रिसोर्सेज को किस तरीके से हमें एलोकेट करना है हर एक कंपोनेंट के लिए।
तो जीरो बेस्ड बजटिंग स्टार्ट करता है एकदम जीरो से, नाम भी लगता है ना जीरो बेस्ड बजटिंग, नो पास्ट एक्सपीरियंस। हर एक एक्सपेंडिचर के बारे में हमें सेपरेटली सोचना है और उसके बेस पर हमें उसका बजट तैयार करना है। इसके एडवांटेज दे रखे हैं और डिसएडवांटेज दे रखे हैं। सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ इवेल्युएशन ऑफ ईच एक्टिविटी, इंश्योर रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी की क्या रिक्वायरमेंट है उसको इंश्योर करना, रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मैनेजमेंट टू एलोकेट रिसोर्सेज आफ्टर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट क्या, हर एक एक्टिविटी का फायदा क्या, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बेस पर हर एक्टिविटी को डिसाइड किया जाता है। आइडेंटिफाइड एंड एलिमिनेट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड हेल्प इन यूज ऑफ टेक्निक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, हम केवल वहीं पर कॉन्सेंट्रेट करें जहां पर ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट है कॉन्सेंट्रेट करने की। टीडीएस प्रोसेस और कंसिडरेशन इस लिमिटेशन क्या क्या, एक तो टीडीएस प्रोसेस है और कंसिडरेशन इसकी मे नॉट बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली, हमने ऐसा सोच तो लिया बट बहुत बार इसको इम्प्लीमेंट करना भारी काम है, बहुत बार हम उस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते हैं। तो कुछ फायदे भी है कुछ नुकसान भी है, बट जीरो बेस्ड बजटिंग थियोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी मीनिंग, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज, मतलब इसकी जो लिमिटेशंस है थियोरी के हिसाब से इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीरो बेस्ड बजटिंग। क्वेश्चन आता भी तो 3-4 नंबर का आता है, तो थोड़ा सा आपको उसके अंदर 3-4 नंबर के क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली हमें 8 से 9 लाइन लिखनी होती है, राइट। परफॉर्मेंस बजटिंग, it is based on a classification of manager level for the purpose of establishing a budget for each level. The individual in charge of that level should be made responsible and held accountable for its performance over a given period of time. हर एक एक्टिविटी लेवल का बजट बनता है और उसके बाद में एक्चुअल को उस बजट से एस्टिमेट करके हर एक डिपार्टमेंट की, हर एक मैनेजर की, हर एक सबऑर्डिनेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम चेक करते हैं और उसके बाद में उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। वैसे बजटिंग का सबसे बड़ा जो फायदा है ये बजटरी कंट्रोल का सबसे बड़ा फायदा ये कि हम बजटरी कंट्रोल में टारगेट सेट करते हैं और ये देखते हैं कि जो हमारे स्टाफ है, हमारे जो मैनेजर है, हमारे जो एम्प्लॉयज है, वो उस टारगेट को कितना अचीव कर पाए। The starting point of the performance budgeting system rests with the organization chart in which the sphere of jurisdiction have been determined. Authority leads to the responsibility for certain costs and expenses which are forecast or present in the budget with the knowledge of the manager concerned. The cost in each concerned department budget should be limited to the cost controllable by him. The person concerned should have the authority to bear the responsibility. हर एक डिपार्टमेंट की, हर एक पर्सन की वो कॉस्ट जो उसके कंट्रोल में, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन को दी जाती है, उस डिपार्टमेंट को दी जाती है। उसके बाद में हम हर एक डिपार्टमेंट, हर एक पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं कि ये एक्सपेंडिचर इतना होना चाहिए, इस डिपार्टमेंट का ये एक्सपेंडिचर का अमाउंट इतना होना चाहिए। फिर एक्चुअल को उससे कंपेयर करते हैं। अच्छा, उस डिपार्टमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी में, उस पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटी में केवल वो ही एक्सपेंडिचर दिए जाते हैं जिसको वो कंट्रोल कर सकता है। जो उसके कंट्रोल में नहीं है वो एक्सपेंडिचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी उस डिपार्टमेंट या उस पर्सन को नहीं दी जाती। पर्सन को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, डिपार्टमेंट को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और एक्चुअल को हम उस बजट से कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस फेवरेबल में है या उसकी परफॉर्मेंस एडवर्स है। इट इज परफॉर्मेंस बजटिंग। और लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट, इसमें दो और दे रखे हैं। एक दे रखा है फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट में डिफरेंस क्या है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थियरी का। फिक्स बजट इट डज नॉट चेंज विद चेंज इन वॉल्यूम, फिक्स एक्टिविटी लेवल पर बनता है। अगर एक्टिविटी लेवल चेंज हो जाती है तो फिक्स बजट काम नहीं आता, आपको पूरा बजट वापस से नया बनाना होता है। बट फ्लेक्सिबल बजट जैसे एक्टिविटी लेवल चेंज होती है आप बजट को रिवाइज कर सकते हो नई एक्टिविटी लेवल से। रिजिड, और मगर ये फ्लेक्सिबल, ये रिजिड क्यों है? क्योंकि ये एक ही एक्टिविटी लेवल पर बनता है। एक्टिविटी लेवल चेंज तो इसका कोई यूज नहीं, नया बजट बनाओ। मगर फ्लेक्सिबल बजट फ्लेक्सिबल है, जैसी एक्टिविटी लेवल चेंज होती है आप नई एक्टिविटी लेवल पर बजट को रिवाइज कर सकते हो। ऑपरेट ऑन वन एक्टिविटी लेवल एंड कंडीशन, ऑपरेट ऑन मैनी बजट्स ऑन वेरियस एक्टिविटी लेवल। नो मीनिंगफुल कंपेरिजन इफ एक्टिविटी लेवल चेंज, मीनिंगफुल कंपेरिजन एट एनी एक्टिविटी लेवल। अगर एक्टिविटी लेवल चेंज होती है तो फिर उस बजट का कोई यूज नहीं, तो कंपैरिजन करने में भी कुछ काम आ नहीं सकता। बट फ्लेक्सिबल बजट अगर एक्टिविटी लेवल चेंज भी हो सकता है तो हम चेंज होती है तो हम उस बजट को
चेंज कर सकते हैं जिससे कि कंपैरिजन करने में आसानी होती है। एक और थियरी का दे रखा है ट्रेडिशनल और जीरो बेस बजटिंग, अकाउंटिंग ओरिएंटेड। जो हम ट्रेडिशनल बजटिंग करते हैं वो अकाउंटिंग ओरिएंटेड, मतलब जैसे एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से चलता है, और ये डिसीजन ओरिएंटेड जिसमें हर एक एक्टिविटी के बारे में हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं और ये चेक करते हैं कि एक्टिविटी हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है, इस एक्टिविटी की कॉस्ट क्या, इस एक्टिविटी का बेनिफिट क्या, इस एक्टिविटी को हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी टू पास्ट एक्सपेंडिचर एंड इन्फ्लेशन, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑन डिसीजन पैकेज, मतलब ये पास्ट एक्सपेंडिचर को तो काम में नहीं लेता, पास्ट एक्सपीरियंस को भी काम में नहीं लेता। इट इज़ नॉट सो क्लियर अप्रोच, इट इज़ क्लियर अप्रोच। एक्सपेंस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टॉप मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल बजटिंग में टॉप मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक्सपेंसेस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मैनेजर ऑफ डिसीजन यूनिट, हम जिस डिसीजन यूनिट के लिए, जिस डिपार्टमेंट के लिए, जिस पर्सन के लिए हम जीरो बेस बजट बना रहे हैं उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस बजट के लिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल वर्सेस जीरो बेस बजटिंग। मतलब अगर मैं थियरी के पॉइंट से इम्पोर्टेंट कहूँ तो एक तो ये ट्रेडिशनल वर्सेस जीरो बेस बजटिंग, दूसरा फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट में डिफरेंस, और तीसरा आप ले सकते हो जीरो बेस बजटिंग। बाकी वाले जो थियरी के पॉइंट है वैसे तो किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है, बट मुझे लगता है कि ज़्यादा जो चांसेज है, ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो 3 पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे आपको पढ़ना तो सारे ही पॉइंट है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 टॉपिक है और थियोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इसमें पॉइंट दे रखे। तो ये हमारा रिवीजन खत्म होता है, थियोरी खत्म होती है चैप्टर बजटरी कंट्रोल की। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।